शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जी हां, मुल्क की ज्यादातर रियासतों में आज से इबादतगाहें खुल गई हैं। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली की जामी मस्जिद में भी आज ज़ोहर की नमाज हुई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। वाज़ेह रहे कि तमाम उलमा कराम की जानिब से भी लोगों से बार बार तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाने की अपील की जा रही है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो खोल दिए गए हैं और उसके अंदर तादाद मुतय्यन नहीं की गई है, और जो भी आएगा वो आए, अल्लाह के आगे सजदा करे, दुआ मांगे इस बीमारी के लिए कि अल्लाह इसको पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे और पूरी दुनिया को इस बीमारी से महफूज रखे। बहुत लंबे वक्फे के बाद ये मस्जिद खुली है। आप भी जानते हैं काफ़ी अरसा हो गया, लगभग 2-2.5 महीने हो गए। तो उसके बाद जब मस्जिद खुल रही है आज, तो लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी है और वो आना चाहते हैं और यहाँ आकर अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होना चाहते हैं। तो अब ये इंशाल्लाह वैसे तो तैयारी यही है कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आएगी और अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर उसके हम्द व सना बयान करें। सैनिटाइज़र का काम तो बराबर चलेगा, क्योंकि लोग आएंगे और जब लोग आएंगे तो सैनिटाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो उसकी मशीनरी वगैरह हैं वो उसके ज़रिए से हम सैनिटाइज़ करेंगे। और ये अपने आप की जैसे रेलिंग देख रहे हैं आप, इनको सैनिटाइज़ करना है, दरवाजे वगैरह इनको सैनिटाइज़ करना है। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। जो लोग भी हैं, हम हैं, आप हैं, वो सबसे पहले तो अपनी एहतियात रखें, क्योंकि वो अपनी एहतियात रखेंगे तो उनके घर वाले भी महफूज रहेंगे, उनका अहल व अयाल महफूज रहेगा, उनका इलाका महफूज रहेगा। उधर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुसलमानों से मसाजिद में हुकूमत की जानिब से दी गई तमाम गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल पैरा होने की अपील की है। उन्होंने मसाजिद में बुजुर्गों, बच्चों को दाखिल न होने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि घरों से ही वज़ू करके जाएं, जानमाज घर से लाएं, मास्क लगाया जाए और समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। उन्होंने लोगों से मुत्तहिद होकर कोरोना का मुकाबला करने की अपील की। फर्ज पढ़ के फौरन घर को वापस आइए और सुन्नत और नवाफिल अपने घर में अदा करिए। जुमे के दिन तमाम आइमा मस्जिद से गुजारिश है कि जुमे का खुतबा मुख्तसर रखें। फौरन फर्ज की नमाज अदा होगी 2 रकात, उसके बाद आप अपने फौरन घर को रवाना हो जाइए और घर को जाकर सुन्नत और नवाफिल अदा करिए जुमे के दिन। और हम उम्मीद करते हैं कि मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान, मस्जिद के इमाम और खतीब अपने खुतबे से पहले इस बात को अवाम के सामने दोहराएंगे। ये एहतियाती इक़दामात बहुत जरूरी है। मस्जिद को जाएंगे तो घर से वजू करके जाएंगे, चेहरे पर मास्क लगाकर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे और बुजुर्गों को मस्जिद नहीं जाने देंगे, बच्चों को लेकर नहीं जाने देंगे। ये अहम तदाबीर हैं, ये अहम गुजारिशात हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपकी जान बचाने के लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे वतन के लिए बेहद जरूरी है। मैं आवाम से इल्तिजा करता हूं कि आप इस पर अमल करिए और ताकि आप अपने आप को बचा सकें, इस बीमारी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको छुटकारा दे सके और हमको मिलकर इस वायरस का मुकाबला करना है। ये बड़ा खतरनाक तरीके से वायरस फैल रहा है और आपको लगता है बीमार है, फौरन अस्पताल से रुजू होइए, हमको बताइए, हम भी कोशिश करेंगे ताकि आपको फौरन बर वक्त टाइमली आपको मेडिकल हेल्प मिल सके। उधर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी हुकूमत की जानिब से मसाजिद को खोलने के फैसले का खैर मकदम किया। लखनऊ में जामी मस्जिद ईदगाह में नमाज के बाद उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, ताहम हुकूमत को मसाजिद में सिर्फ 5 लोगों के दाखिले की इजाज़त पर गौर करना चाहिए और ज़्यादा लोगों को मसाजिद में दाखिले की इजाज़त मिलनी चाहिए। पूरे मुल्क में मस्जिदें खुल गई हैं और आज फजर की नमाज यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में अदा की गई। लोगों में बड़ी खुशी और मसरत है और हुकूमत के इस फैसले का हम लोग खैर मकदम करते हैं।
और इसी के साथ साथ यूपी हुकूमत से ये भी डिमांड करते हैं कि जो 5 लोगों की लिमिट है उसमें बढ़ोतरी की जाए, इजाफा किया जाए, जिससे कि ज़्यादा लोग इबादत कर सकें। और आज यहाँ भी जितनी भी मस्जिदें हैं सभी में लोगों ने मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए और नमाज थर्मल चेकिंग और स्कैनिंग के साथ नमाज अदा की है। और अल्लाह से ये दुआ भी की है कि अल्लाह अपने मुल्क और पूरी दुनिया से इस बीमारी का खात्मा कर दें। और इबादत गाहें खुलने से लोगों में एक नया जोश है और नई खुशी है। और 70 दिनों के बाद आज लोगों को मस्जिद में नमाजें पढ़ने का मौका मिला है। और लिहाजा लोगों से गुजारिश है कि जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं, उसको फॉलो करते ही हुए नमाजें अदा करें। और 2.5 माह के वक्फे के बाद दीगर इबादतगाहों के साथ आज से मस्जिदों के दरवाजे भी आवाम के लिए खुल गए हैं। बेंगलुरु की शिवाजी नगर में वाक़ चार मीनार मस्जिद में बड़ी तादाद में लोगों ने फज्र की नमाज बाजमात अदा की। मस्जिद में दाखिल होने से पहले तमाम मुसल्लियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, हाथों को सैनिटाइज किया गया, मास्क को भी ज़रूरी करार दिया गया है। साथ ही 50 से ज़्यादा मुसल्लियों ने जमात के साथ फज्र की नमाज अदा की। समाजी फासले का खास ख्याल रखते हुए यहाँ सफ़े तरतीब दी गई थी। लोग अपने घरों से ही वज़ू बनाकर मस्जिद आए थे। हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे रऊफ हलूर ने यहाँ का जायजा लिया। बहुत ही खुशी की बात है कि 1-2.5 महीने के अरसे के बाद फिर दोबारा मस्जिदों को खोलने का ऐलान किया गया। जहाँ ये ऐलान किया गया है खुशी और मसरत की बात भी है, और एक हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको हर इंसान को फॉलो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि बीमारी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि और बढ़ रही है, और हमारी रियासत में भी इसका दायरा बड़ा वसी हो चुका है। इसलिए हम लोग जहाँ खुशी का इजहार कर रहे हैं वहीं अपने अवाम को संभाल कर रखना और जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन दिया गया है उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो करना, जिसमें हमारे लिए भी भलाई है और दूसरे लोगों के लिए भलाई है। जैसा मौलाना ने बताया है कि जैसा हुकूमत के जानिब से जो एहतियात बरतने का जो हुक्म हुआ है, बाकायदा जो है हम लोग पूरा एहतियात बरत रहे हैं, अपना मास्क के साथ, अपने मुसल्ले के साथ, अपने सैनिटाइज़र जो यूज़ करना है उसके साथ बाकायदा क़ानून के मुताबिक हम लोग जो है इंशाअल्लाह आखिर तक, जहाँ तक ये वबा चलेगी वहाँ तक हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। अल्लाह की मेहरबानी है कि आज फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने का मौका मिला है। इंशाअल्लाह हमारे इमाम साहब ने जो भी कहा है कि क़ानून के मुताबिक का मतलब नमाज़ों का आए है, इसी तरीके से हमने अपना जान नमाज साथ लेकर आए हैं, बावजूद आए हैं और मास्क भी पहन कर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। सबसे पहले जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे, फिर उसके बाद हुकूमत का और उलमा कराम का जो हमें बारहा जो है अपनी जो है राय मशवरे से अमल करने की हम लोगों को तौफीक अता फरमाई। 2 महीने के बाद या 2 से 2.5 महीने के बाद जो है आज सब मुसल्लियों के लिए मस्जिद के दरवाज़ा खुले गए हैं। आज फजर की नमाज बाजमात बड़ी तादाद से पढ़ी गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मस्जिद जो खुली है कुछ क़वानीन भी बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इस पर सभी हजरात से गुजारिश में किया कि इस पर ज़रूर अमल करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे। हुकूमत से इजाज़त मिलने के बाद रियासत कर्नाटक में दीगर इबादतगाहों के साथ मसाजिद के दरवाजे भी अवाम के लिए खुल चुके हैं। आज रियासत के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज फजर बाजमात अदा की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु की मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस चार मीनार में। यहाँ पर बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने जमात के साथ फजर की नमाज अदा की गई है। यहाँ पर हमने देखा कि तमाम मुसल्लियों का टेम्परेचर चेक किया गया, तमाम मुसल्लियों को मास्क पहनकर अंदर दाखिले की इजाज़त दी गई और साथ में समाजी फासले के साथ नमाज अदा की गई।
اس مسجد کے بورڈ پر بھی ضروری ہدایتیں تحریر کی گئی ہیں اور یہ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کریں، مسجد کے اندر آئیں، کیونکہ کرونا کا خطرہ، کرونا کا قہر ابھی بھی برقرار ہے۔ کیمرہ مین نور احمد کے ساتھ رؤف احمد، نیوز 18 اردو، بنگلورو۔ ادھر پٹنہ میں بھی بہار حج بھون کی مسجد کو کھولنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ حج بھون کی مسجد کو ابھی عام لوگوں کے لیے نہیں کھولا گیا ہے، نہ ہی جمعے کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ لیا گیا ہے۔ پورے معاملے کا جائزہ لیا وہاں موجود ہمارے ساتھی محفوظ عالم نے۔ عبادت گاہیں کھل گئی ہے، پٹنہ میں بھی اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ ہیں پٹنہ کے حج بھون کے عبادت گاہ میں۔ یہ ایک ایسی عبادت گاہ ہے جہاں شہر کے وہ خاص لوگ آتے ہیں جو حکومت کے اعلیٰ افسران ہیں یا شہر کے نامچین لوگ ہیں، وہ حج بھون میں نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعہ میں بھی اور ویسے بھی۔ لیکن سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مسجد بند تھی۔ آج سے جو ہے مسجد میں کیا انتظام رہے گا، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے حج کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر راشد حسین صاحب سے۔ راشد صاحب، آپ بتائیے کیا کہیں گے؟ جو حکومت کی ہدایتیں آئی ہیں، ان ہدایتوں کو مکمل طور سے نافذ کرنے کے لیے ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور سے صفائی ستھرائی کے لیے یہاں پہ جو پرانی قالینیں تھیں وہ ہٹا دی گئی ہیں۔ مستقل یہاں پہ سینیٹائزیشن کا کام چل رہا ہے۔ جو وضو خانے ہیں، جو استنجا خانے ہیں، ان کی صفائی کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی وضو کر کے آئیں۔ فرض نماز کا سلسلہ لاک ڈاؤن میں بھی الحمدللہ یہاں پہ جاری رہا تھا، اور ابھی نماز سے 15 منٹ پہلے، فرض نماز سے 15 منٹ پہلے لوگوں کو اجازت ہوگی آنے کی، اور فرض نماز کے بعد لوگوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ نوافل وغیرہ اپنے گھر پہ یا اپنے دفتر میں جا کر کے ادا کریں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ اس مسجد میں قریب 1500 لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، نماز جمعہ کا یہاں انتظام ہوتا ہے۔ 1500 لوگوں کی کیپیسٹی ہے یہاں پہ، اور کافی خاص لوگ یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے، اور کافی رونق جو ہے حج بھون کی مسجد میں ہمیشہ سے دیکھنے کو ملتی رہی ہے۔ لیکن اس بار جو ہے چونکہ لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن کے بعد جو گائیڈ لائن جاری کیا گیا ہے عبادت گاہوں کے سلسلے میں، تو ظاہر ہے یہاں اب بتایا جا رہا ہے کہ قریب 500 لوگ جو ہے نماز پڑھ سکیں گے جمعہ کی۔ آپ دیکھیے کہ مسجد میں قالین کو ہٹا دیا گیا ہے اور صاف صفائی کا زبردست انتظام ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہتا ہے۔ کیا عام لوگ جو ہے مسجد میں آئیں گے؟ کیا کہیں گے؟ لاک ڈاؤن کے مدت میں بھی یہاں پہ الحمدللہ نماز پنجگانہ اور نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یہاں پہ حج بھون کے احاطے میں جو دفاتر ہیں، ان کے جو ملازمین ہیں وہ 5 وقت یہاں کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، اور جمعے کی نماز میں بھی ان لوگوں کی شرکت کے اوپر کوئی روک نہیں رہے گی۔ پٹنہ میں 100 سے زیادہ مساجد کی تعداد ہے، لیکن سب مسجدیں یہاں جامع مسجد ہیں۔ حج بھون کی مسجد کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، تو ہم یہ کہیں گے، آپ دیکھیے کہ یہاں سینیٹائز کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور ڈسٹ بن بھی رکھا گیا ہے۔ لوگ آئیں گے، اپنے ہاتھوں کی صفائی کریں گے، اس کے بعد میں مسجد میں جائیں گے، تو تمام طرح کی تدابیر جو ہے اٹھائی گئی ہے۔ مسلم تنظیموں نے اپیل کیا ہے، حج کمیٹی نے بھی اپیل کیا ہے کہ جو گائیڈ لائن ہے حکومت کا، اس گائیڈ لائن کو مکمل طریقے سے لوگ فالو کریں، اور جس حساب سے گائیڈ لائن دیا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہے، سینیٹائز کا انتظام کرنا ہے، زیادہ بھیڑ بھاڑ جو ہے مسجدوں میں نہیں لگانا ہے۔ حالانکہ سخت گائیڈ لائن ہے، لیکن اس کو فالو کرنے کی لوگ اپیل کر رہے ہیں، اور مسجدوں میں خاص طور سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ کوئی مسئلہ آگے کھڑا نہ ہو سکے۔ کیمرامین دیپک کمار کے ساتھ محفوظ عالم، نیوز 18 پٹنہ۔ اور وہیں دکن کی سب سے بڑی بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو احتیاطی اقدامات کے تحت زائرین کے لیے ابھی کھولا نہیں گیا ہے، نہ ہی کسی حتمی تاریخ کا اس سلسلے میں اعلان کیا گیا ہے۔ درگاہ شریف کے متولی اور سجادہ نشین ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی کا کہنا ہے کہ حالات ابھی درگاہ شریف کو زائرین کے لیے کھولنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ حکومت نے درگاہ اور مساجد اور منادر کو کھول دینے کے لیے 8 تاریخ مقرر کی ہے، لیکن میں ابھی بہت محتاط ہوں اس بیماری کے تعلق سے۔ میں سوچتا ہوں
کہ اس جھیلے سے پہلے میں درگاہ اور مسجد کو کھولنے سے میں اتفاق نہیں کرتا. جھیلے کے بعد پھر میں ایک تاریخ مقرر کر کے انشاءاللہ آپ کو اطلاع کروں گا کہ کب سے آپ آ سکتے ہیں. وہ بھی بڑی احتیاط اور محتاط کے ساتھ وہ میں اس وقت بتلاؤں گا. ایک اور اہم خبر، ضلع شوپیان میں 2 دن کے اندر سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. ضلع میں 24 گھنٹوں کے اندر 2 انکاؤنٹر ہوئے. ان میں حزب المجاہدین کے 3 کمانڈروں سمیت 9 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے. آج شوپیان کے پنورا گاؤں میں ہوئے انکاؤنٹر میں حزب کے 2 کمانڈروں سمیت 4 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں. اس انکاؤنٹر میں 3 فوجی جوان بھی زخمی ہوئے. علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا تھا. تلاشی کارروائی کے دوران وہاں ایک مکان میں چھپے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی. جوابی کارروائی میں 4 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے. ان کی پہچان پجورا شوپیاں کے عمر دھوبی، ویل شوپیاں کے رئیس احمد، ریمبر شوپیاں کے ثقلین امین اور رکھپورہ شوپیاں کے وکیل احمد کے طور پر ہوئی ہے. یہ کارروائی فوج کی 44 RR، پولیس اور CRPF کی 14 بٹالین نے انجام دی. علاقے میں انکاؤنٹر کے دوران مشتعل افراد اور فورسز کے بیچ جھڑپیں بھی ہوئی. واضح رہے کہ کل ہی ضلع کے ریمبن علاقے میں ایک انکاؤنٹر کے دوران حزب کے 1 کمانڈر سمیت 5 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے تھے. شوپیان ضلع میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 9 ملیٹنٹوں کو مار گرایا گیا ہے. آج صبح سیکورٹی ایجنسیز کو ایک مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ پنجورا نامی گاؤں میں 3 سے 4 ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس علاقے کو گھیراؤ میں لیا گیا اور تمام جو آس پاس خارجی اور داخلی راستے ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے. بعد میں صبح جو روشنی کم ہونے کی وجہ سے ملیٹنٹوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ موجود سرکھیا کرمیوں نے ان کو مار گرایا. ارشاد ملک، نیوز 18 اردو، شوپیان. اور اس بیچ جموں کشمیر کے DGP دلباغ سنگھ نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران جموں کشمیر میں 9 کامیاب آپریشن انجام دیے گئے. ان کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں میں 9 کمانڈروں سمیت 22 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں. جموں میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی کشمیر کے شوپیاں میں 24 گھنٹوں کے اندر 9 ملیٹنٹ ہلاک کیے گئے ہیں. DGP نے کہا کہ یہ ملیٹنٹ عام شہریوں کو ہلاک کرنے اور لوگوں کو ہراساں کرنے میں ملوث رہے ہیں. کا ختم ہونا، جس میں زیادہ تر 18 لوگ جو ہیں وہ ساؤتھ کشمیر کے 3 ضلعوں سے ہیں، پلوامہ، کلگام، شوپیاں اور اونتی پورہ کا ایک کیس. یہ سمجھ لیجئے کہ 18 ٹیررسٹ کا اس ایریا سے نکل جانا، ختم ہو جانا لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک راحت کی بات ہے، کیونکہ لوگ ان سے بہت پریشان ہو چکے ہیں. DGP جموں کشمیر دلباغ سنگھ نے کہا کہ ملیٹنٹوں کے کمانڈر جیش اور لشکر کے ملیٹنٹوں کو دہشت گردی کے احیا کے لیے حملہ کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں. اس کے تحت ٹیررسٹ ریوائول فرنٹ TRF پر کام کرنے کو کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز ایسی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح سے الرٹ ہیں، چوکس ہیں. سنگھ نے کہا کہ پاکستان مسلسل دراندازی کرا کے ملیٹنٹوں کو ہندوستانی علاقے میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز ان کوششوں کو بھی ناکام بنانے کے لیے پوری طرح سے چوکس ہے. انہوں نے کہا کہ LOC اور بین الاقوامی سرحد پر اضافی چوکسی برتی جا رہی ہے. کوئی کوشش اپنی جایا نہیں کر رہی ہیں، وہ ہر طرح کی کوشش کر رہی ہیں کہ انفلٹریشن کروائی جائے، مگر ہماری جو بارڈر کی سیکورٹی گریڈ ہے وہ کافی حد تک ان کی اس طرح کی ناپاک حرکتوں کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. مگر اس کے باوجود بھی کچھ ایک گروپس کی انفلٹریشن کی رپورٹس ہمارے پاس ہیں اور کچھ ایک لوگ انفلٹریٹ کر بھی چکے ہیں جن کی ڈیٹیلز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، مگر وہ ہم شیئر نہیں کر سکتے. وہ جو انفلٹریٹ کر چکے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے. کچھ ایک انسیڈنٹ جیسا میں نے ذکر کیا، نگروٹا جموں کے بنتون پلازا پہ جو انکاؤنٹر ہوا تھا، اسی دن گروپ کراس کر کے آیا تھا. اسی ایریا سے ایک گروپ پہلے کراس کر چکا تھا کچھ دن پہلے، اس کی بھی ہمارے پاس اطلاع ہے اور اس کی باضابطہ ویریفیکیشن کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے. رجوری کے سیکٹر سے جس جگہ سے 28 تاریخ کو 3 کا گروپ مارا گیا، اس کے بعد دوسرے ایک انکاؤنٹر میں ایک اور آتنکی مارا گیا جو انفلٹریٹ کر کے آیا تھا، وہاں سے بھی کوئی 1-2 گروپس کے انفلٹریٹ کرنے کی خبر ہمارے پاس ہے، جس کو ہم لوگ ویریفائی کر کے کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لگ بھگ وہ طے ہے کہ وہاں سے بھی انفلٹریشن ہوئی ہے. کیرن کے سیکٹر میں، کپوارہ کے سیکٹر میں جیسا میں نے ذکر کیا، کیرن، مچھل، گریز، یہ سیکٹر بہت پچھلے سال بھی انہوں نے ایکٹیو رکھے تھے، اس سال بھی ان کی کوشش ہے. ہم لوگ اور کوشش اپنی کر رہے ہیں کہ اس ایریا میں ہماری گرڈ جو ہے مضبوط رہے.
जनूबी कश्मीर रेंज के DIG पुलिस अतुल कुमार ने शोपियां में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। अनंतनाग में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन मिलिटेंटों की हलाकत से यकीनी तौर पर जनूबी कश्मीर में मिलिटेंट काडर को काफ़ी धचका लगा है। मिलिटेंट रिक्रूटमेंट मॉड्यूल भी काफ़ी मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की जानिब से हिकमत अमली मुरतब करने के बाद आम शहरियों की हिफाजत और दीगर नुकसान में भी कमी रोनमा हुई है। बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और हम उम्मीद रखते हैं कि इससे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साउथ कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं उनको काफ़ी धक्का लगेगा और यहाँ का जो माहौल है वो और सिक्योर। ये पूरे साउथ कश्मीर में पिछले दिनों में काफ़ी ऑपरेशंस हुए हैं और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी। साउथ कश्मीर में मिलिटेंट्स अभी भी तादाद है लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रही है, रिक्रूटमेंट भी कम हो रही है। हमारी ये कोशिश रहती है कि कोलैटरल डैमेज ऑपरेशन के टाइम कम से कम हो, लोगों का नुकसान कम से कम हो, जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं वो कम से कम हो, वो इनफैक्ट हो ही ना। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए बड़ी होशियारी से और बड़ी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन किए जाते हैं। उसी के तहत हम अनाउंसमेंट्स भी करते हैं और साथ में एक और रीज़न है, ये कोविड होने की वजह से हम चाहते हैं लोग अपने घरों पर रहें ताकि बीमारी उन पर ना फैले। हज 2020 के ताल्लुक से अब भी मतला साफ नहीं हुआ है। सऊदी अरब की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। राजस्थान हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महमूद खान ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की है। 2020 को लेकर चयनित हज आवेदकों में बहुत से सवाल हैं। वो लोग जानना चाहते हैं कि हज यात्रा होगी कि नहीं, या क्या नई नीतियां राजस्थान की हज कमेटी और केंद्रीय हज कमेटी तय कर रही है। फिलहाल राजस्थान हज कमेटी लंबे अरसे से केंद्रीय हज कमेटी के राब्ते में है। केंद्रीय हज कमेटी सऊदी सरकार से लगातार मुतालबा कर रही है, सवाल करने की कोशिश कर रही है कि हज यात्रा को लेकर जो लोग मुंतजिर हैं उनको क्या जवाब दें। फिलहाल जो राजस्थान हज कमेटी के ईओ हैं महमूद खान साहब हमारे साथ में मौजूद, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में हज यात्रा को लेकर के क्या जवाब हज कमेटी की तरफ से है। साहब, क्या आपका जवाब है, क्या हालात हैं? हज यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है। फिलहाल कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है वो केंद्रीय हज कमेटी ने जारी किया है कि लोग चाहे तो कैंसिल करवा सकते। देखिए, हज 2020 का जो समय है वो आपको पता है कि जुलाई के अंदर अधिकांश तैयारियां पूरी होके और पूरे भारतवर्ष से सऊदी जो है वो हज यात्रियों को जाना था। लेकिन मार्च या हम कह सकते हैं कि इस वर्ष के प्रारंभ से ही कोविड-19 की विशेष परिस्थितियों के कारण लगभग समस्त व्यवस्थाएं जो हैं वो एक तरीके से स्टिल एंड स्टैंड की अवस्था में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा मार्च के अंदर ही जो है जब किस्तें जमा करने की कार्रवाई चल रही थी उसी समय उस चीज़ को रोक दिया गया था कि अभी जब तक सऊदी हुकूमत के स्तर पर कोई निर्णय ना लिया जा सके तब तक हम इसमें किसी तरीके का कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि स्टेट हज कमेटी जो है इन व्यवस्थाओं को माकूल व्यवस्था जो है उसका इंतजाम करने में आज की तारीख में सक्षम है और त्वरित गति के साथ में हम जितने भी लोगों को यदि कोई अनुमति प्रदान की जाती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही लिया जाएगा। करीब 5500 लोगों को इस बार जो है चयन किया गया था और भी लोगों की सीटों के बढ़ने की संभावना थी। कितनी किस्तें उनकी जमा हो चुकी है और रिफंड कितना अमाउंट देंगे? पहले जब आप लोग रिफंड दिया करते थे 10 से 20% और 30% तक कटौती होती थी, क्या वो कटौती होगी या 100% रिफंड किया जाए? देखिए, इसमें मैं बताऊं कि 5354 जो कुल अभी तक आवेदक थे, जिसमें से हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 200 ऐसे आवेदक थे जिन्होंने कैंसिलेशन या राशि जो है पूरी सेकंड किस्त भी जमा नहीं करवाई थी। लेकिन अधिकांश लोगों के द्वारा यानी 95 to 98% लोगों ने पहली किस्त जो कि 81,000 की थी और दूसरी जो है वो 1,20,000 की वो जमा करवा दी थी। बहुत नगण्य सी संख्या में शायद लगभग 50 से 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड किस्त की जो अंतिम तिथि से पहले अचानक लॉकडाउन होने की वजह से वो जमा नहीं कराए थे। और जो कल का सर्कुलर है उसके अनुसार तो यही है कि 100% जो रिफंड है वो किया जाएगा। जो उनकी राशि है उसमें किसी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। ना सऊदी सरकार ने केंद्रीय हज कमेटी को भी कोई स्थिति क्लियर की है कि हज यात्रा 2020 होगी कि नहीं होगी, ना केंद्रीय हज कमेटी ने राज्य हज कमेटी को बताया है। लेकिन फिलहाल लोगों के अंदर बेसब्री ना हो इसलिए वो अपना जमा कराया हुआ पैसा कैंसिलेशन कराकर वापस ले सकते हैं
ताकि कोई जो गफलत है उनको ना हो। लेकिन जो लोग सब्र करेंगे या इंतज़ार करेंगे कि जितने भी लोगों को मौका दिया जाएगा, उनके लिए हज कमेटी पूरी तरह से मुस्तैद है। सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस के साथ में बिना किसी को अनुमति दिए एयरपोर्ट से लेकर के हज के रिपोर्टिंग पॉइंट तक पूरी तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि हज यात्रा 2020 को लेकर जल्दी ही जो स्थिति है वो क्लियर हो और ये तय हो कि यात्री यहाँ से